हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल में। आज आप स्टडी करेंगे व्हाट इज़ मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल। स्टूडेंट्स, ये सेम वही टॉपिक है जो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में स्टडी किया था ना। वहाँ पर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में स्टडी किया था। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में स्टडी कर रहे हो। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो आपने जब आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टडी किया था तो देखो आपने क्या किया था उस केस में। इलेक्ट्रिक डाइपोल में टू चार्जेस आपने लिए थे, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2L। तो आपने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था उसको आपने P से डिनोट किया था Q इंटू 2L। तो ये आपके पास क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल P से आपने डिनोट किया था और Q इंटू डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू चार्जेस 2L। वैसे ही यहाँ पर आपने मैग्नेटिक डाइपोल लेना है। मैग्नेटिक डाइपोल में भी आपने क्या लेना है, ये पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। जैसे कोई मैं मैग्नेटिक डाइपोल बता दिया ना मैंने, क्या होगा आपके पास। मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट of a pair of magnetic poles of equal and opposite strength separated by a small distance। क्या करेंगे आप इसमें, जैसे आपके पास कई एग्जाम्पल होंगे मैग्नेटिक डाइपोल्स में, मैग्नेटिक नीडल, बार मैग्नेट, ठीक है, सोलेनाइड आपने किया है, करंट लूप आपने किया हुआ है, वो सारे इसके क्या है, एक तरह से एग्जाम्पल ही हैं। अब आपने करना है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जैसे मैं यहाँ पर एक क्या ले रहे हैं आप, बार मैग्नेट लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में आपने लिया था ना, ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2L। वैसे ही यहाँ पर भी आपने क्या करना है, ये जो पोल स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहाँ पर नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ को भी आप M से रिप्रेजेंट करेंगे। पोल स्ट्रेंथ को आप किससे लिखेंगे, पोल स्ट्रेंथ M ले लेंगे, नॉर्थ पोल की भी और साउथ पोल की भी, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, ये जो डिस्टेंस होगी टू पोल्स के बीच में, इसको आप बोलोगे मैग्नेटिक लेंथ, और इसको आप 2L के बराबर ही लेंगे। और मैंने बता दिया कि इन दोनों पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2L होगा। और यहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ है उसको आपने क्या बताना है, M। इसकी पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल की भी M है और साउथ पोल की स्ट्रेंथ भी क्या है, M है। तो जो आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो आ जाएगा आपके पास M इंटू 2L। ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप ऐसे वेक्टर फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, 2L वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। और साथ में आपने बताना है कि ये जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक डाइपोल की, ये होगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, साउथ टू नॉर्थ पोल। ये डायरेक्शन रहेगी किसकी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी रहेगी,
साउथ टू नॉर्थ पोल। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन रहती थी नेगेटिव टू पॉजिटिव, वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन रहेगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। ध्यान से इसको याद रखेंगे आप कि कहाँ से कहाँ डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, साउथ टू नॉर्थ पोल। अब जो नेक्स्ट है वो करेंगे आप करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक लूप लेंगे, जैसे ये कोई एक लूप है करंट लूप। अब ये जो करंट लूप है ये भी एक तरह से क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक डाइपोल बना रहा है। आपने बताना है कि एक सर्कुलर वायर आपने लिया है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो करंट की जो डायरेक्शन हम बता रहे हैं, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो इस तरह होगी कि जो लोअर फेस होगा किसका, करंट लूप का, वो एक्ट करेगा नॉर्थ पोल की तरह। लोअर फेस कैसे करेगा, नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। और जो अपर जो फेस होगा किसका, करंट लूप का, वो क्या करेगा, साउथ पोल, ये साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। मैंने बताया कि जो डायरेक्शन है ना, जो सर्कुलर वायर आपने लिया है जिसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, तो जो लोअर जो फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा और जो अपर फेस है वो साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। तो जो करंट लूप है वो कैसा बिहेव करेगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। अब मैंने बताया आपको कि जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वो कहाँ से कहाँ तक होती है, साउथ टू नॉर्थ पोल, साउथ टू नॉर्थ पोल। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप बता दोगे यहाँ पर कि जब भी करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा किसी सर्कुलर लूप में, तो जो अपर फेस होगा वो साउथ पोल और जो लोअर फेस होगा वो आपका कैसा एक्ट करेगा, नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। और जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वो होगी साउथ टू नॉर्थ पोल। अब आपको पता ही है कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है उसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप रखते हो तो वहाँ पर टॉर्क एक्ट करता है। पता है आपको कि जब भी किसी भी करंट कैरिंग लूप को कहाँ रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो टाउ ये आपने पीछे निकाला है टॉपिक, नहीं आपने देखा होगा तो इसको आपने पहले इसको समझना है। तो यहाँ पर आई क्या है, करंट फ्लोइंग इन द लूप, ए एरिया ऑफ लूप है, थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। और साथ में आपने ये भी बताना है कि जो टॉर्क एक्टिंग ऑन, अब यहाँ पर इस डायग्राम में देखेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल हो गया ना, यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ पोल, ये किसकी डायरेक्शन बता रहे हो आप, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि जब आपने क्या टॉर्क यहाँ पर एक्ट करेगा जब मैग्नेटिक डाइपोल को भी आपने किस में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी आ जाएगी, एम बी साइन ऑफ थीटा। दोनों की लेफ्ट साइड बराबर हैं तो राइट साइड भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। एम बी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू आई ए बी साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से आपने फिर जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देंगे और ये आपके पास आ जाएगा ये। तो ये आपके पास आ गई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करंट इनटू एरिया ऑफ लूप, यहाँ से देखेंगे ना बी से बी आपने कैंसिल कर देना है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो ये आपके पास
बच गया। अगर n नंबर ऑफ टर्न से मिलकर बना हुआ है लूप तो आप इसको सिंपल ऐसे लिख देंगे, m वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास n i a। जब आपके पास क्या है ये n नंबर ऑफ वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, और n नंबर ऑफ लूप से मिलकर बना है तो आपने लिख देना है यहाँ पर NIA। तो ये आपको पता लग गया होगा कि जो मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट होता है इसमें भी दो पोल आप ले रहे हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल की जो स्ट्रेंथ है उसको भी आप m ले रहे हो और साउथ पोल की जो स्ट्रेंथ है उसको भी m ले रहे हैं, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2L। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी यही आपके पास पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल्स 2L। और साथ में ये आपने किया, जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वो कहाँ से कहाँ होती है, साउथ टू नॉर्थ पोल। तो ये आपने क्लियर करना है। और जो नेक्स्ट अभी आपने करना है वो है आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन atom as a magnetic dipole। atom as a magnetic dipole। देखो क्या है आपके पास क्वेश्चन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और एटम कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। एटम बिहेव एज मैग्नेटिक डाइपोल। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि जो एटम होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, पता ही है आपको। तो आपने बताना है कि जो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, उसका जो फ्लो होगा, ठीक है, अगर करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो वो आपने बताना है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, कि कैसे आपने निकालनी है वैल्यू, जो बोहर मैग्नेटन आपने निकालना है। यहाँ पर देखेंगे ये हम एक बना रहे हैं, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये एक तरह से एक सर्कुलर ऑर्बिट यहाँ पर हम बना रहे हैं, इसको यहाँ जैसे मैं सेंटर ले रही हूँ, ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, और जो देखो ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैं बता रही हूँ, ये करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है। तो इसके जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या रिवॉल्व करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर ये डायरेक्शन करंट की है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ये अब आपको पता है, क्लियर पता है आपको। तो फिर ये आपके पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रेडियस है स्मॉल r आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मैं बता रही हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर वो मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि जो करंट है हमारा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा यहाँ पर वो अपवर्ड डायरेक्शन में, ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एक्ट करेगा नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंट यहाँ पर
एक्ट करेगा। और एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होगी वो आपको पता ही है, एंगुलर मोमेंटम LmVr, इसको आप ऐसे लिख दो, L एंगुलर मोमेंटम लिख दो सिंपल। और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, v क्या है, वेलोसिटी है, एंड r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो फिर साथ में आपने ये भी बताना है कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम, यही करते हैं ना आप, चार्ज पर यूनिट टाइम आपको पता है, वेयर E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड T इज, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटल मोशन। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आप निकाल सकते हो। टाइम क्या होगा आपके पास, निकाल देंगे आप, जैसे आप वेलोसिटी निकालते हो ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये तो सर्कल की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आप क्या लोगे, आप सरकमफ्रेंस लेंगे, सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम की वैल्यू यहाँ से आपने लिख देनी है, सरकमफ्रेंस अपॉन v। तो सरकमफ्रेंस, सर्कल में डिस्टेंस कितना हो रहा है, 2πr अपॉन v लिख देंगे आप। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E अपॉन टी आपने किया है, टाइम पीरियड आपने निकाल दिया है, 2πr अपॉन v। तो ये आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू। अब साथ में आपने मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट। निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट लूप, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट लूप। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप अभी आपने निकाला, मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया ऑफ लूप, यही निकाला था ना आपने अभी, करंट इनटू एरिया ऑफ लूप। तो करंट की वैल्यू तो अभी आपने निकाल दी है यहाँ पर, करंट की वैल्यू आपने निकाली अभी। एरिया आपको पता ही है कितना आ जाएगा, πr²। तो जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो ये आ जाएगी, जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे, r से देखो यहाँ पर r से r कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और वैसे ही आपने इक्वेशन नंबर 1 को आपने देखना है, फ्रॉम वन आपने यहाँ पर m इज इक्वल टू, ये आपने किया था E अपॉन 2 इंटू VR, देखेंगे फ्रॉम 1, तो वहाँ पर E अपॉन 2 VR की जगह आपने क्या लिखना है, L अपॉन M। तो ये आपके पास आ गया E अपॉन 2m L, ये ऑर्बिटल मोशन, m इज इक्वल टू E अपॉन 2m और L। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे, ये आपके पास क्या आएगा, ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में आपको पता ही है, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन और ये आपके पास रह जाएगा एंगुलर मोमेंटम। डायग्राम में देखेंगे कि जो नेगेटिव साइन है वो इसलिए हमने लगाया है क्योंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अब ये जो लूप है
करंट इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जो अपर जो फेस होगा लूप का वो साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, और जो लोअर फेस होगा लूप का वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ ही होती है। तो ये जो मैग्नेटिक जो मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, दोनों अपोजिट होंगे एक दूसरे के। तो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, बोहर थ्योरी के बारे में आपने पूरा स्टडी किया हुआ है +1 क्लास में भी। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी बता देंगे आप कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का उसको आप एल से डिनोट करते थे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन एच कट अपॉन 2 पाई, ये प्लैंक्स कांस्टेंट आप ले लेते थे। और यहाँ एच क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप वैल्यू आप पुट कर सकते हो ऊपर एंगुलर मोमेंटम की जगह। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू आएगी आपके पास E/2m, L की जगह आप लिख दो NH/2 पाई, और यहाँ से NEH/4 पाई m आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो बोहर जो मैग्नेटन है इसको आप म्यू बी से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और म्यू बी से आप ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हो EH/4 पाई m। अब यहाँ पर E आपको पता ही है, लिख देंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻19। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34, जो वैल्यू होगी ना वो लिखनी है आपने। 4 × 3.14 एंड मास ऑन इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये जो आपके पास बोहर मैग्नेटन की जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, इसको 9.27 × 10⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा टॉपिक था कि कैसे आपने करना है इसको, कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने अभी किया कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट की एक आपको प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन पता ही है कि ये क्या करते हैं, स्मॉल पीस अगर जैसे आयरन ले आओ, स्टील, कोबाल्ट, निकल, तो इनको क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो एबिलिटी क्या है मैग्नेटिक पोल की, उसी को ही आप पोल स्ट्रेंथ बोलते हो। ठीक है, जो नॉर्थ पोल और साथ में आपने क्या लिया था, जैसे बार मैग्नेट लिया है ना, तो बार मैग्नेट में एक आपने नॉर्थ पोल बनाया है और एक आपने साउथ पोल। अगर अनलाइक मैग्नेट होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप साउथ पोल मैग्नेट को नॉर्थ पोल मैग्नेट के क्लोज लाओगे तो वो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर आप साउथ पोल को साउथ पोल के ही पास ले जाते हैं तो वहाँ पर रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लाइक पोल रिपेल करेंगे ईच अदर और अनलाइक पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपको पता ही है। और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे